हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों के तहत कल आ, संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम के बारे में पढ़े थे, है ना। ऑलमंड और पावेल का जो संरचनात्मक कृत्यात्मक उपागम है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू स्टडी द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज अगले उपागम के बारे में हमें पढ़ना है, जो मुख्यतः कल भी हमने चर्चा की थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, राजनीतिक विकास उपागम। राजनीतिक विकास उपागम। जाहिर सी बात है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के जो आधुनिक उपागम हैं उनमें से एक ये महत्वपूर्ण उपागम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बट आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा PSIR ऑप्शनल पेपर के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर कैसा होता है, थोड़ा आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए कि हमें ऑप्शनल पेपर में कितने क्वेश्चंस लिखने होते हैं, वर्ड लिमिट वगैरह क्या होती है। ये भी आपकी तैयारी का ही हिस्सा है, रणनीतिक हिस्सा है। तो हमें बीच बीच में इस तरह के भी टॉपिक्स डिस्कस करते रहने हैं, इससे थोड़ा सा आपके अंदर जोशो खरोश कायम रहेगा। तो इतना तो आपको मालूम है कि UPSC में जो ऑप्शनल पेपर होता है उसके, या ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, उसके 2 पेपर्स होते हैं, 250 अंकों का, और एक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुल 3 घंटे का समय होता है। यानी आपका PSIR ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितने क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, यह हमें जानना चाहिए, पता होना चाहिए पहले से। तो थोड़ा सा मैं उसी का परफॉर्मा आपके सामने रखूंगा और फिर तुरंत हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे, है ना। तो देखिए, मैं आऊंगा इस टॉपिक पे। सिलेबस वगैरह ये सब कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कर चुका हूं पहले ही। PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे सभी सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं, इसके भी 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2। देखिए, दोनों ही प्रश्न पत्रों में कुल प्रश्नों की संख्या 8 होती है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 8। हम लोग एक ही को देख लेते हैं, इसी पैटर्न पे दूसरा भी होता है, तो दोनों अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूरेशन, थ्री इयर्स, टोटल मार्क्स 250 मार्क्स, है ना, 250 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, कुल प्रश्नों की संख्या 8 होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं? 5। क्लियर है, कुल क्वेश्चन हमें 5 क्वेश्चन का उत्तर लिखना होता है 8 में से। अब कैसे सिलेक्ट करना होता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसके अंदर कुल
5 सब क्वेश्चंस होते हैं, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी, डी और ई, ये सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। और ध्यान रखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, चूंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन होता है, चलो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं जहां एक साथ मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको हर तरीके से वेल इक्विप्ड रहना है। ये नहीं पूरा सिलेबस पढ़ ले और पता ही नहीं चले कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, फिर क्या मतलब। पार्ट ए और पार्ट बी उधर लिखूंगा मैं। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C, क्वेश्चन नंबर 1D, क्वेश्चन नंबर 1E। यानी पहले क्वेश्चन के कुल 5 क्वेश्चंस है ना। पहला क्वेश्चन एक डायरेक्शन के रूप में रहेगा और फिर A, B, C, D, E 5 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपकी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चंस होंगे। किस रूप में, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B और क्वेश्चन नंबर 2C। दूसरा क्वेश्चन इस रूप में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्मेट क्या होगा, आगे क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 3C, क्वेश्चन नंबर 3C। फिर आपका चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दोनों पार्ट में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी होगा आपका क्वेश्चन 4A, क्वेश्चन 4B और क्वेश्चन नंबर 4C, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट बी में। फिर मैं बताऊंगा कितने वेटेज का कौन क्वेश्चन होता है। पार्ट बी कह लो, सेक्शन बी कह लो या सेक्शन 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 5 सब क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5C, क्वेश्चन नंबर 5D एंड क्वेश्चन नंबर 5E, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 6A, क्वेश्चन नंबर 6B एंड क्वेश्चन नंबर 6C, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7A, क्वेश्चन नंबर 7B, क्वेश्चन नंबर 7C है ना, एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चन नंबर 8B एंड क्वेश्चन नंबर 8C, ठीक है। 8A, 8B, 8C। इस तरह से 2 पार्ट में एक पेपर पूरा संकलित होता है, मतलब सारे प्रश्न उसमें संकलित होते हैं। अब देखो वेटेज क्या है। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, समझ रहे हैं, मतलब इसका उत्तर आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। इधर आ जाइए, पार्ट बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंपलसरी है, ये भी मैंडेटरी है, मीन्स you cannot skip this question. You have to write the answers of basically 5 questions out of the total 8 ones, but ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में आप पहला और 5वां क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। यानी पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 होगा और पार्ट बी का पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों के दोनों मैंडेटरी है, आपको इनका उत्तर लिखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने का मतलब कि इन 5 को लिखना,
इनमें से किसी को आप स्किप नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने का मतलब कि इन पांचों को लिखना, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, ये 2 क्वेश्चन हो गए, आपको लिखना कितने हैं, 5 लिखने हैं। अब कितने बचे, 2 के अलावे 3 क्वेश्चन बचे। अब 3 क्वेश्चन में आपके पास एक विकल्प हो सकता है कि आप चाहे तो किसी एक ही पार्ट से अधिकतम 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही पार्ट से आप 4 क्वेश्चन लिख लेंगे, नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई सोचा कि चलो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, है ना, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 कर लेते हैं, और दूसरे पार्ट में यही कंपलसरी है ना, तो केवल इसको करते हैं। नहीं, एक पार्ट से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। क्लियर है, एक पार्ट से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, जिसमें एक एक तो कंपलसरी हो जाते हैं। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। पार्ट बी में 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है। तो इन अनिवार्य सवालों को तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके अलावे किसी भी एक सेक्शन से न्यूनतम और एक सवाल आपको लिखना होगा। आप न्यूनतम एक ही लिखेंगे तो दूसरे सेक्शन से आपको और 2 लिखने होंगे, इतना ही कर सकते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा पहले से, और आपके पास 3 विकल्प बचे हैं। तो इन 3 प्रश्नों में से आप अधिकतम 2 प्रश्न चुन सकते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 प्लस मैक्सिमम 2 more questions from part A। क्लियर है, अधिकतम 2। अब न्यूनतम की बात आएगी तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 प्लस मिनिमम 1 more क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। यही बात हुई ना। अगर मान लीजिए पहले पार्ट से कंपलसरी क्वेश्चन के अलावे और 2 क्वेश्चन आपने लिख लिया, तो दूसरे पार्ट में क्या करना होगा, एक तो ये मैंडेटरी लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावे जो 4 विकल्प है आपके पास, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, मतलब 3 विकल्प, इन तीनों में से कोई एक सवाल कर लीजिए। कोई भी एक सवाल करने का मतलब कि उसके सारे सब क्वेश्चंस को करना होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। 1 के बाद हमने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अटेम्प्ट कर लिया। इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, चारों के चारों नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्ट से न्यूनतम 2 क्वेश्चन करने हैं। न्यूनतम 2 क्वेश्चन का मतलब कि एक कंपलसरी हो जाएगा। जैसे पहले पार्ट का पहला कंपलसरी है, दूसरे पार्ट का 5वां कंपलसरी है, तो उस कंपलसरी के अलावे एटलीस्ट एक क्वेश्चन और करना है। तो आपको नहीं लगता कि एक पार्ट अधिकतम हमें इतना ही अलाउ करता है कि अधिकतम हम 3 सवाल कर सके, एक कंपलसरी और 2 जो वॉलंटरी है। तो यहां हमने मान लीजिए पहले पार्ट से ही 3 क्वेश्चन पिक कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, पहला, तीसरा और चौथा। तो अभी भी हमारे पास कितने क्वेश्चन शेष है, 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन में एक तो हमें 5वां करना ही करना है पार्ट बी का, क्योंकि ये कंपलसरी है। इसके अलावा अपनी मर्जी से आप कोई भी कर लीजिए, है ना। तो सपोज आपने 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर है। अगर आप 7वां अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 7वां अटेम्प्ट करने का मतलब हुआ कि आपने 7A का आंसर लिखा, 7B का लिखा, 7C का लिखा। अब जरा मार्क्स देख लेते हैं, वेटेज वाइज इनका हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस पे स्विच कर जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता था, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जब से क्लासेस रिज्यूम होंगी, रीस्टार्ट होंगी, तो थोड़ा सा आपको मैं ये आइडिया दूंगा, ताकि ये बातें आपकी जेहन में रहे। और जैसे जैसे एक एक यूनिट समाप्त होगी, तो उस यूनिट को ही हम लोग पूरा सिलेबस मान के, एक पेपर मान के, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आपको टेस्ट सीरीज के रूप में मैं प्रोवाइड करूँगा, है ना। पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के नीचे स्पेस, जैसे आईएएस मेंस में पूछता है, और आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे। अभी पता चल जाएगा कि पूरा पेपर कितने शब्दों में लिखना होता है ना। क्योंकि वेटेज तो आपको मालूम है, मार्क्स मालूम है, 250 अंक होता है, ड्यूरेशन भी 3 घंटे का। तो अगर हर एक यूनिट को हम लोग 3-3 घंटे का पेपर मान के उसके प्रश्नों पे प्रैक्टिसेबल हो जाते हैं, तो तय मानिए आपकी एग्जाम में ऐसा लगेगा कि जो हमने क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान पढ़ा है, लेक्चर प्रोग्राम के दौरान, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है और नहीं जाएगा, तय मानिए। अभी आप ताज़ा ताज़ा पूरा फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, आज कल में समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं बचा है इसमें, बहुत कम है। जिस दिन एक दिन थोड़ा लंबा लेक्चर ले लूँगा ना, निपट जाएगी, है ना।
अभी जानबूझ के भी मैं लंबा नहीं ले रहा हूं कि एक बार थोड़ा पेस पकड़ लें, आपकी भी रफ्तार टूटी हुई है। एनीवे, ये ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 क्वेश्चन है इसमें, एक एक क्वेश्चन इसमें 10-10 अंक का होता है। कितने अंकों का? 10 अंक का। तो कुल मिला के देखिए 5 × 10 बराबर 50 अंक। तो ये पहला क्वेश्चन कितने अंक का हो गया? 50 अंक का। और ध्यान रखेंगे इसमें हर एक क्वेश्चन यानी 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको 150 शब्दों में लिखना होता है। कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड्स में। याद रहेगा 150 वर्ड्स। वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स इंटू 5 यानी कुल 750 शब्दों में आपको यहां लिखना होगा। स्पेस इतना ही होगा। 150 शब्द में एक प्रश्न का उत्तर लिखने का मतलब ये कतई नहीं हुआ कि सीधे जाकर बाउंड्री को छू के ही लौटेंगे। अरे नहीं भाई, बाउंड्री से थोड़ा पहले भी रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां दौड़ नहीं लगाई जा रही है। बाउंड्री लाइन इसलिए होती है कि यू आर नॉट सपोज टू ब्रीच द बाउंड्री। आपको बाउंड्री ब्रीच नहीं करनी है, उसके अंदर रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो 150 की जगह आप चाहें तो 125 शब्द में लिख सकते हैं, 130 शब्द में लिख सकते हैं, कोई उत्तर 100 शब्द में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि स्केल लगा के और कैलकुलेटर लगा के वर्ड काउंट कर रहे हैं, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। अपनी बातें अगर कम शब्दों में कह ले गए तो कोई बात नहीं। हाँ, 150 वर्ड्स की जो लिमिट है, लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिट को क्रॉस करना हमेशा आपको मालूम ही है निगेटिव माना जाता है ना। दायरे को कभी लांघना नहीं चाहिए। दायरे के भीतर रहें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब ये इसमें नहीं लगाना है कि प्लस माइनस 10 वर्ड 20 वर्ड चल सकता है। यहां कोई प्रेसी राइटिंग नहीं कर रहे हैं अंग्रेजी की, है ना। तो एक लमसम हम आइडिया लेकर चलते हैं कि यहां पर हमें 750 शब्दों में लिखना होता है टोटल, पांचों सवालों को 750 वर्ड्स एंटायर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी ये 15-15 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए होगा 20 मार्क्स का होगा। बी कितने का होगा? 20 मार्क्स का। सॉरी बी 15 नंबर का। $15 मार्क्स। सी भी 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए होगा 20 मार्क्स का। बी 15 मार्क्स। सी 15 मार्क्स का। ठीक है, आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। अगेन 5वां क्वेश्चन कितने अंकों का होगा? अगेन ये 50 मार्क्स का होगा। 5 है, 10-10 अंकों का एक, तो 10 × 5 दैट इज 50 मार्क्स, राइट। यानी तय हो गया कि ए बी सी डी ई ये पांचों 10-10 अंक के होंगे। पांचों आपको लिखने ही लिखने हैं। और जो वर्ड लिमिट है, अगेन हर एक शब्द की जो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स, यानी यहां पर भी आपको 750 शब्दों में, मतलब सभी को लिखने हैं 750 वर्ड्स, 150 वर्ड्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है ये 20 मार्क्स का होगा। बी 15 मार्क्स। सी 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 का ए अगेन 20 मार्क्स, 20 अंकों का। बी 15 अंकों का। सी 15 अंकों का। 8वां का ए 20 मार्क्स। बी 15 मार्क्स। सी 15 मार्क्स। यानी मिला जुला के आप देख रहे हैं ना कि सारे के सारे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं? 50 अंकों के हैं। आपको कितने लिखने हैं?
5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो 5 क्वेश्चन मिला के कितने हो जाएंगे? 50 50 250, यही ना? हाँ। आप देखो एग्जामिनेशन पेपर में जो वर्ड लिमिट आपको सजेस्ट की जाती है वो पहले और 5वें क्वेश्चन को लेकर की जाती है, आगे का आपको खुद के आधार पर आइडिया निकालना होता है। अब सोचिए 10 अंक का क्वेश्चन लिखने के लिए आपके लिए 150 शब्द सुझाए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं, देख रहे हैं ना? 150 वर्ड्स, ये 10-10 नंबर के हैं। तो बताइए 20 नंबर का या 20 मार्क्स के प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपसे कितने वर्ड लिमिट की अपेक्षा की जाती है? लगभग 300 शब्दों की, है ना? 300 शब्द। $300 वर्ड्स, है ना? और ये जो 15-15 नंबर के हैं, इनमें कितना लिखना होगा आपको? जब 10 अंक के लिए 150 शब्दों में आप लिख रहे हैं, तो 15 अंकों के लिए कितने शब्दों में लिखेंगे? भाई लगभग 200 शब्दों में आप लिख सकते हैं। यहां थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा। तो अबाउट 200 वर्ड्स, है ना? 200 वर्ड्स। फिर वैसे यहां पर 7A 300 वर्ड्स, 200 तो मिला जुला के आप देख लो 3 4 3 7, मतलब 750 से 750 शब्दों में आपको एक प्रश्न पूरे लिखने हैं। और कुल 5 है तो आप जोड़ लीजिए, ये मान के चलेंगे ना कि न्यूनतम आपको 3500 शब्द लिखने हैं। कितना भी कटौती करेंगे इधर उधर तो भी आपको 3000 वर्ड से ज़्यादा ही लिखना होगा, इससे कम में काम नहीं चलने वाला। तो एक मोटे तौर पे हम लोग मान के चलते हैं कि पूरे पेपर को, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 3000 to 3500 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं उत्तर। आप सोचिए 3 घंटे में आपको लगभग 3000 से 3500 शब्द में लिखने होते हैं। तो 1 घंटे में कितने लिखने होंगे? भाई 1100 शब्द में तो लिखने ही होंगे ना, 1050 1100 शब्द 1 घंटे में लिखने होंगे। और 1050 1100 शब्द लिखने का मतलब हुआ कि जो यूपीएससी की आंसर शीट होती है जिस पे आप लिखते हैं, आप मान के चलिए कि एक पेज पे नियर अबाउट 150 से 200 शब्द आते हैं। 150 शब्द कह लो, दोनों साइड मिला के ठीक से अगर लिखें तो 200 शब्द होते हैं। तो 45 से 50 पन्ना आपको लिखना होता है, खड़ा पन्ना, मतलब 95-100 पेज दोनों साइड मिला दिया जाए तो लेखन पर भी आप निरंतर काम करेंगे, अदरवाइज आते हुए प्रश्नों को भी लिखना कई दफा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं? तो ये तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसा होता है। दोनों पेपर ऐसे ही होते हैं। पेपर 1 के अंदर भी हूबहू इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, पेपर 2 में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं, है ना? देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 5 में किस रूप में? ये 5 क्वेश्चन आपको 2 पार्ट के अंदर से लिखने होते हैं। पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन और दूसरे पार्ट का 5वां क्वेश्चन, ये दोनों कंपलसरी है। इसके अलावा बचे 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चंस में से दोनों ही पार्ट में से किसी एक पार्ट के अंदर अधिकतम आप 2 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। मतलब मिला जुला के एक पार्ट से आपको कंपलसरी क्वेश्चन के अतिरिक्त और एक सवाल करना ही करना होता है ना? और 5 पूरा करने के चक्कर में अगर किसी पार्ट से आप कंपलसरी के अलावा एक ही प्रश्न लेते हैं तो दूसरे पार्ट में आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, 3 सवाल लेने पड़ेंगे, यानी उस पार्ट के कंपलसरी के अलावा 2। ठीक है, तो यही कुछ रणनीतिक बात आपको मुझे बतानी थी, कहा इसको डिस्कस कर दो। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले ही लिए होंगे। हाँ,
चलिए, राजनीतिक विकास के अध्ययन के आधुनिक उपागम, यही पढ़ रहे हैं। एक बार टॉपिक को देखते हैं, या एक तरह से कह लो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम। Modern approaches to study the comparative politics। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस देखा, व्यवस्था उपागम या सिस्टम अप्रोच कह लो, व्यवस्था उपागम पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संरचनात्मक, कृत्यात्मक उपागम, इसको कार्यात्मक उपागम भी लिखते हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक विकास उपागम, है ना। जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं, मैंने आपको बताया है कि इनकी कुल संख्या 7 है। पहला सिस्टम अप्रोच, दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल, तीसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना, राजनीतिक विकास। चौथा है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम। पांचवा राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच टू स्टडी द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। छठा राजनीतिक समाजशास्त्रीय उपागम, पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच। और सातवां राजनीतिक अर्थशास्त्रीय उपागम, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच, है ना। राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सांस्कृतिक, फिर दो हैं आपके राजनीतिक समाजशास्त्री, और सातवां है राजनीतिक अर्थशास्त्री उपागम। Now we have to study about राजनीतिक विकास उपागम, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच।
पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। इसके जो प्रोपाउंडर हैं, प्रोपाउंडर बोले तो प्रतिपादक, लुशियन पाई हैं व डेविड एप्टर। देखिए, ये जो राजनीतिक विकास उपागम है, ये बेसिकली जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, है ना, आप कह सकते हैं विकासशील देश, अल्प विकसित देश या अविकसित देश, इन देशों की राजनीतिक प्रणालियों को आधार बनाकर यह अप्रोच प्रतिपादित किया गया है। अब तक इसके पहले हम लोगों ने जितने भी अप्रोच देखे, चाहे वो क्लासिकल अप्रोच हो यानी कन्वेंशनल अप्रोच, या फिर मॉडर्निस्ट अप्रोचेस में भी, आधुनिक उपागमों में भी, फंक्शनल अप्रोच हो या फिर पॉलिटिकल फंक्शनल अप्रोच हो या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो, इन सब में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पाश्चात्य देश हैं, या फिर आप यूँ कर लें कि पूंजीवादी देश हैं, आधुनिक एक तरह से जहाँ पर आधुनिकता घर कर गई हो, विकसित हो, उनकी राजनीतिक प्रणालियों के आधार पर हमने तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों को समझा। बट ये जो राजनीतिक विकास उपागम है, इसमें बेसिकली विकासशील देशों को लक्षित किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे तमाम राजनीतिक प्रणालियाँ जो विकसित देशों ने अपनाई, किसी न किसी रूप में वही राजनीतिक प्रणालियाँ अविकसित या विकासशील देशों ने भी अपनाई। बावजूद इसके जितना समृद्ध रूप में या विकसित रूप में वे राजनीतिक प्रणालियाँ विकसित देशों में पाई जाती हैं, विकासशील देशों में वो बात नहीं रही, वहाँ उस अवस्था में नहीं पाई जाती, काफ़ी कमज़ोर अवस्था में या लचर अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, अगर हम लोकतंत्र की ही बात करें तो जरा सोचिए, जितने भी भारत या इसके जैसे विकासशील देश हैं, भाई लोकतंत्र हमारी खुद की संकल्पना तो नहीं है। हम लोगों ने संविधानवाद की अवधारणा पढ़ी है जनरल स्टडीज के ही परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आप सब वाकिफ हैं कि संविधानवाद क्या होता है। कहीं ना कहीं संविधानवाद की अवधारणा के साथ ही लोकतंत्र की अवधारणा जुड़ी हुई है, और संविधानवाद या लोकतंत्र का प्रणेता अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इंग्लैंड को माना जाता है, विधि की शासन की संकल्पना के साथ, व्यक्तिवाद की संकल्पना के साथ। इंग्लैंड क्या है? पश्चिमी देश है। कि लोकतंत्र की अवधारणा, संविधानवाद की अवधारणा, विश्व व्यवस्था को बेसिकली पश्चिमी देशों की देन है, और उन्हीं की तर्ज पे, उन्हीं की नकल पे विकासशील देशों ने भी उन्हीं की नकल करते हुए अपने यहाँ अपनाया। पर जितना समृद्ध रूप में लोकतंत्र आपको पश्चिमी देशों में मिलेगा, विकसित देशों में मिलेगा, उतना समृद्ध रूप में विकासशील देशों में नहीं मिलता है। अगर एशियाई व अफ्रीकी देशों की हम बात करें, क्योंकि इन कॉन्टिनेंट्स में अधिकांश देश जो आपको दिखेंगे वो बेसिकली किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काल में औपनिवेशिक हुकूमत के शिकार रहे हैं, और पश्चिमी जगत की ही औपनिवेशिक हुकूमत के हम सब शिकार रहे हैं। जब पश्चिमी जगत ने लोकतंत्र को अपनाया तो आज़ादी के बाद हमने भी लोकतंत्र को आत्मसात किया, लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन इसके साथ उतना न्याय नहीं कर सके जितना पश्चिमी देशों ने किया है। तभी कहा जाता है कि संविधानवाद की डिग्री यूरोपीय देशों में, एशियाई व अफ्रीकी देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा समृद्ध रूप में दिखती है। तो लुशियन पाई और डेविड एप्टर ने बेसिकली एशियाई देशों व अफ्रीकी देशों, इनको टारगेट किया, और सामान्य अर्थों में आप कह सकते हैं विकासशील देशों को टारगेट किया। लैटिन अमेरिकी देशों का भी उन्होंने अध्ययन किया, और उसके आधार पे एक तुलनात्मक राजनीति का मॉडल पेश करने का प्रयास किया।
मिस्टर पाई के अनुसार, यानी लुसियन पाई के अनुसार, किसी भी राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए 3 कारक आवश्यक होते हैं, और 3 कारकों को इन्होंने जो नाम दिया वो है समानता, क्षमता और विभेदीकरण, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लुसियन पाई, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए या किसी भी राजनीतिक प्रणाली के लिए 3 कारक आवश्यक होते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभेदीकरण, इक्वालिटी, एफिकेसी एंड डिमार्केशंस। इक्वालिटी, एफिकेसी एंड स्ट्रीमलाइनिंग या डिमार्केशंस या डिस्टिंग्विशमेंट्स, जो कह लीजिए डिस्टिंग्विशमेंट्स। समानता का जो अभिप्राय है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में अधिकाधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना है, और जब व्यवस्था के साथ अधिक लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए आवश्यक है कि आप समानता की अवधारणा का अनुपालन करें। अगर कोई भी वर्ग या समाज, है ना, धार्मिक आधार पर, वंश परंपरा के आधार पे, या फिर आप कह सकते हैं रेस के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, भाषा के आधार पे अगर बटा होगा तो उस समाज के अधिकाधिक लोगों को हम राजनीतिक व्यवस्था से या राजनीतिक प्रणाली के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। सॉरी। इसलिए लुसियन पाई ने कहा कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली को विकसित करने के लिए, उसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, संगठित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के अंदर नागरिकों में, व्यक्तियों में समानता पाई जाए। जिस समाज में समानता का अभाव होगा उसकी राजनीतिक प्रणाली कभी समृद्ध नहीं हो सकती, विकसित नहीं हो सकती। समानता के साथ साथ इन्होंने बताया कि क्षमता भी आवश्यक है। यहां क्षमता का तात्पर्य है शासन प्रणाली का सशक्त होना, सामान्य भाषा में आप कहें सरकारों का मजबूत होना, क्योंकि जब तक सरकारें मजबूत नहीं होंगी तब तक जो समृद्ध निर्गत तत्व हैं उसे वो प्रेषित नहीं कर पाएगी। निर्गत का मतलब आप कह सकते हैं कि डिलीवरी सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। भाई सरकार से हम उम्मीद करते हैं ना कि सरकार क्या करे, अच्छी डिलीवरी करे। अच्छी डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, अच्छी नीतियां बनाए, अच्छी योजनाओं का सृजन करे, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, है ना। तो समृद्ध निर्गत को तैयार करने के लिए आवश्यक है कि सरकार सशक्त हो, सरकार मजबूत हो। अगर सरकार मजबूत नहीं होगी तो सही डिसीजन नहीं ले पाएगी, सही डिसीजन नहीं लेगी तो फिर वो जो एक सामाजिक पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ेगा। तीसरा इन्होंने कहा कि विभेदीकरण भी होना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अगर विभेदीकरण न हो तो वो राजनीतिक व्यवस्था समृद्ध इसलिए नहीं हो सकती कि एक राजनीतिक व्यवस्था को या एक राजनीतिक प्रणाली को तमाम तरह के दायित्वों का निर्वहन करना होता है, और अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हों, अलग अलग संस्थान हों। अलग अलग संस्थान होने से क्या होगा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एक इंस्टीट्यूशन पे कार्यों का बोझ नहीं बढ़ेगा, और कुशलता के साथ सभी इंस्टीट्यूट अपनी अपनी संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे। समझ रहे हैं?
तो ये बेसिकली राजनीतिक विकास उपागम के तहत लुसियन पाई के विचार हैं। अब अगर हम डेविड एप्टर के विचारों की बात करें तो डेविड एप्टर ने बेसिकली राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। 3 अवस्थाओं का। पहला कन्वेंशनल यानी परंपरागत, दूसरा ट्रांजिशनल यानी संक्रमणकालीन, और तीसरा मॉडर्न, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने अवस्था उपागम दिया। नाम दे सकते हैं अवस्था उपागम, मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रतिमान उपागम। एक तरह से क्या बोलोगे उसको, अरे स्टेज मॉडल दिया इन्होंने, स्टेज मॉडल, है ना। स्टेज कहते नहीं कि अलग अलग स्टेज में यानी अलग अलग अवस्था में। हाँ, तो अवस्था उपागम या अवस्था प्रतिमान। तो डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। स्टेज मॉडल, ये स्टेज मॉडल के प्रोपाउंडर माने जाते हैं। अवस्था उपागम। एप्टर के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला परंपरागत अवस्था, दूसरा संक्रमणकालीन अवस्था, और तीसरा आधुनिक अवस्था। और इन तीनों अवस्थाओं से इन्होंने 3 अलग अलग तरह के समाजों को कनेक्ट किया है। कहा कि राजनीतिक विकास अपनी परंपरागत अवस्था में वहां होता है जहां समाज कृषि मूलक समाज हो, एग्रेरियन सोसाइटी, है ना, एग्रेरियन सोसाइटी। कृषि मूलक समाज। दूसरा है संक्रमणकालीन अवस्था। यह बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में होता है। पूर्व औद्योगिक समाज। और तीसरा है आधुनिक अवस्था। ये बेसिकली होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। औद्योगिक समाज। सामान्य भाषा में कहें तो कृषिगत समाज उसे कहते हैं जहां पर राजनीतिक चेतना का सर्वथा अभाव होता है। समाज के लिए 2 ही प्राथमिकताएं होती है, अपनी संस्कृति, अपनी जमीन, है ना। ये बेहद एक तरह से कह सकते हैं अविकसित या अल्प विकसित देशों की पहचान होती है। राजनीतिक विकास का ये जो ट्रेडिशनल स्टेज है, परंपरागत अवस्था, ये इन्हीं देशों में पाई जाती है, इन्हीं समाजों में पाई जाती है। अगर हम राजनीतिक विकास के संक्रमणकालीन अवस्था की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई समाज निसंदेह संस्कृति और कृषि पर अभी भी अधिक बल दे रहा है, लेकिन साथ में औद्योगिकरण के बारे में भी वो सकारात्मक हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, नहीं, ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं। मतलब प्री इंडस्ट्रियल का मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर
दोनों के बीच वाली अवस्था को क्या बोला गया? ट्रांजिशनल स्टेज बोला गया या ट्रांजिशनल फेज बोला गया, है ना। संक्रमणकालीन स्टेज, संक्रमणकालीन चरण। तो संक्रमणकालीन अवस्था जो है राजनीतिक विकास की, वो कहां पाई जाती है? पूर्व औद्योगिक समाजों में। तीसरा, आधुनिक अवस्था, यानी राजनीतिक व्यवस्था अपनी आधुनिक अवस्था में कहां पाई जाती है? उन देशों में पाई जाती है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है ना। यानी अब जिनके लिए सब कुछ केवल कृषि ही नहीं है, सब कुछ केवल उनकी संस्कृति या जमीन ही नहीं है, बल्कि वो उससे आगे बढ़ गए हैं। तो ये डेविड एप्टर का राजनीतिक विकास का अपना मॉडल है, उन्होंने स्टेज मॉडल का प्रतिपादन किया। ठीक है, नाउ राइट डाउन प्लीज। हेडिंग आपकी यही रहेगी, राजनीतिक विकास उपागम। यहां पर दो थिंकर का नाम याद रखेंगे, लुशियन पाई और डेविड एप्टर। आप उंगलियों पे इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। लुशियन पाई ने राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए क्या बताया? कैसी होनी चाहिए राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, कौन कौन से कारक पाए जाने चाहिए, आपके सामने है। समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो लुशियन पाई के सापेक्ष आप बस 3 टर्म याद रखेंगे। समाज में समानता होनी चाहिए, सरकारें क्षमतावान होनी चाहिए, देश के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को उनके सापेक्ष दायित्व सौंपे जाने चाहिए ताकि वो अपने अपने संबंधित दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर सके। तो विभेदीकरण। फिर जब डेविड एप्टर की बात आएगी तो डेविड एप्टर के सापेक्ष अगेन आप 3 बातों पर फोकस करेंगे। इन्होंने राजनीतिक विकास के लिए अवस्था प्रतिमान का प्रतिपादन किया, अवस्था मॉडल दिया, स्टेज मॉडल, और इसने बोला कि राजनीतिक विकास 3 स्टेजेस से गुजरता है, परंपरागत, संक्रमणकालीन और आधुनिक। नाउ राइट डाउन प्लीज। राजनीतिक विकास उपागम, राजनीतिक विकास उपागम, उपागम बोले तो अप्रोच, मुख्यतः विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए तथा उनके बारे में समझने के लिए अस्तित्व में आया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। राजनीतिक विकास उपागम मुख्यतः विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए अस्तित्व में आया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, विकासशील देशों ने भी उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं को अपनाया, विकासशील देशों ने भी उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं को अपनाया जो विकसित देशों में पाई जाती हैं। विकासशील देशों ने भी उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं को अपनाया जो विकसित देशों में पाई जाती है। फिर भी वे संस्थाएं विकासशील देशों में असफल रहीं। फिर भी वे संस्थाएं विकासशील देशों में असफल रहीं, जबकि विकसित देशों में सफल रहीं। फिर भी वे संस्थाएं विकासशील देशों में असफल रहीं, जबकि विकसित देशों में सफल रहीं। उदाहरण स्वरूप पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था उदाहरण स्वरूप पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपेक्षाकृत
अधिक सफलता के साथ कार्य कर रही है, अपेक्षाकृत अधिक सफलता के साथ कार्य कर रही है, जबकि विकासशील देशों में कम सफल रही। जबकि विकासशील देशों में कम सफल रही। एशिया तथा अफ्रीका के तमाम 9 स्वाधीन देशों ने एशिया तथा अफ्रीका के तमाम 9 स्वाधीन देशों ने, ऐसे लिखेंगे 9 स्वाधीन, तमाम 9 स्वाधीन देशों ने यूरोपीय मॉडल पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया, किंतु भारत व इसके जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए, किंतु भारत व इसके जैसे कुछ देशों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष बोले तो एशियाई अफ्रीकी देशों की बात कर रहा हूं मैं, तो शेष देशों में यह व्यवस्था लगभग असफल रही, लोकतांत्रिक व्यवस्था। फुल स्टॉप। इसी सफलता असफलता की खोज करते हुए इसी सफलता असफलता को खोज करते हुए राजनीतिक विकास को इसका कारण माना गया है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की व्याख्या करते हुए राजनीतिक विकास की व्याख्या करते हुए इसके 3 कारक बताए हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की व्याख्या करते हुए इसके 3 कारक बताए हैं, जैसे पहला समानता, दूसरा क्षमता तथा तीसरा विभेदीकरण। अब लिखेंगे पहला समानता, उसके बाद डैश समानता। समानता का अर्थ है या समानता का अभिप्राय है राजनीतिक व्यवस्था में अधिक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करना अथवा सहभागी बनाना। समानता का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था में अधिक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करना, उन्हें सहभागी बनाना। और ऐसा तभी संभव है जब धर्म, मूलवंश, जाति, ऐसा तभी संभव है जब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा अथवा इसी तरह के किसी भी अन्य संकीर्ण आधार पर अथवा इसी तरह के
किसी भी अन्य संकीर्ण आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव न किया जाए। नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव न किया जाए। साथ ही साथ लोगों में शिक्षा व जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। फुल स्टॉप। साथ ही साथ लोगों में शिक्षा व जागरूकता फैलाई जाए। दूसरा, क्षमता। क्षमता का तात्पर्य है सरकारों का ताकतवर होना, अथवा राजनीतिक व्यवस्था का समृद्ध होना। फुल स्टॉप। सार्वजनिक तथा लोक कल्याणकारी नीतियों को सेपरेट सेंटेंस में लिखेंगे। सार्वजनिक तथा लोक कल्याणकारी नीतियों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए सार्वजनिक तथा लोक कल्याणकारी नीतियों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था का मजबूत होना परम आवश्यक है। क्षमता के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था उत्तम निर्गत देती है ना, अच्छे आउटपुट्स। क्षमता के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था अच्छे आउटपुट्स देती हैं, उत्तम निर्गत देती हैं तथा सामाजिक पर्यावरण को संतुलित रखती हैं। तीसरा, विभेदीकरण। विभेदीकरण का अभिप्राय है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग कार्य संपन्न करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का होना, ताकि सत्ता का केंद्रीयकरण या फिर शक्ति व कार्यों का केंद्रीयकरण केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में सीमित व संकुचित न हो सके। चेंज द पैराग्राफ चेंज करिए। ये तो लुसियन पाई का विचार हमने लिखा। अब डेविड एप्टर के बारे में आप जान ही चुके हैं कि राजनीतिक विकास के लिए इन्होंने स्टेज मॉडल का प्रतिपादन किया, अवस्था प्रतिमान दिया, अवस्था मॉडल दिया और बताया कि राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विकसित होने के दौरान 3 स्तरों से 3 चरणों से गुजरती है: परंपरागत, संक्रमणकालीन और आधुनिक। तो लिखिए, डेविड एप्टर ने, पैराग्राफ चेंज करके, डेविड एप्टर ने
राजनीतिक विकास के संबंध में राजनीतिक विकास के संबंध में स्टेज मॉडल का प्रतिपादन किया। आप हिंदी में भी स्टेज मॉडल लिख सकते हैं, या लिखना चाहें तो अवस्था प्रतिमान दिया। स्टेज मॉडल का प्रतिपादन किया। डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला परंपरागत, दूसरा संक्रमणकालीन तथा तीसरा आधुनिक। लिखिए, पहला राजनीतिक विकास की परंपरागत अवस्था। राजनीतिक विकास की परंपरागत अवस्था, डैश देकर लिखेंगे, यह प्रारंभिक अवस्था है। यह राजनीतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था है जो कृषि प्रधान समाजों में पाई जाती है। जो कृषि प्रधान समाजों में पाई जाती है। इस अवस्था में, यानी राजनीतिक विकास की इस अवस्था में लोगों में राजनीतिक चेतना का अभाव होता है। इस अवस्था में लोगों में राजनीतिक चेतना का अभाव होता है। संक्रमणकालीन अवस्था, दूसरा, यह औद्योगिकरण के प्रारंभ की अवस्था है। लिखिए, संक्रमणकालीन अवस्था। यह औद्योगिकरण के प्रारंभ की अवस्था है। इसके अंदर राजनीतिक चेतना प्रारंभ हो चुकी होती है, मतलब बहुत विकसित नहीं होती, बट शुरुआत हो जाती है। जैसे आपने देखा ना, परंपरागत में राजनीतिक चेतना होती ही नहीं है ना। इसमें राजनीतिक चेतना प्रारंभ हो चुकी होती है तथा राजनीतिक संस्थाओं का विकास भी प्रारंभ हो चुका होता है। तथा राजनीतिक संस्थाओं का विकास भी प्रारंभ हो चुका होता है। तीसरा, आधुनिक अवस्था। आधुनिक अवस्था, डैश देकर लिखेंगे, यह औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। यह औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। बताइए इसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है, राजनीतिक चेतना परिपक्व अवस्था में आ चुकी होगी। राजनीतिक संस्थाओं का भी ठीक ठाक विकास हो चुका होगा। तो लिख लीजिए, यहां राजनीतिक चेतना व राजनीतिक संस्थाओं का विकास परिपक्व अवस्था में पाया जाता है। यहां राजनीतिक चेतना व राजनीतिक संस्थाओं का विकास परिपक्व अवस्था में पाया जाता है। नोट करके लिखेंगे नीचे, नोट, डेविड एप्टर के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था या फिर सभी राजनीतिक प्रणाली इन तीनों अवस्थाओं से होकर ही गुजरती है। इन तीनों अवस्थाओं से होकर ही गुजरती है।
अब देखिए राजनीतिक विकास उपागम को अ, कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, यह उपागम मूलतः विकासशील देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की बात करता है, लेकिन अध्ययन के स्रोत के रूप में, उसकी बुनियाद के रूप में आपको नहीं लगता कि पश्चिमी देशों को इसने ट्रेस किया है? पश्चिमी देशों की बुनियाद पर ही इसने विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया है। तो ये अपने आप में आलोचनात्मक बिंदु है। दूसरा, आप केवल राजनीतिक विकास की ही बात क्यों करेंगे? राजनीतिक क्षय भी तो हो सकता है। जैसे जब सैमुअल हंटिंगटन के बारे में आप पढ़ेंगे तो राजनीतिक क्षय का उन्होंने सिद्धांत दिया है कि केवल राजनीतिक विकास ही नहीं होगा, राजनीतिक क्षय भी तो हो सकता है ना। कोई बढ़ता है, कोई घटता है। घटने का मतलब ये नहीं कि साइज बढ़ना, घटना मतलब उन्नत होना, और एक तरह से कह सकते हैं नुकसान उठाना, दोनों चीजें होती हैं। तो केवल विकास को ही आधार क्यों बनाएंगे? हम ऐसा मानकर क्यों चलेंगे कि राजनीतिक विकास ही? राजनीतिक क्षय भी हो सकता है। तीसरी बात, अगर आप देखें तो किसी भी राजनीतिक प्रणाली में कहीं ना कहीं आंदोलन, हिंसा, विद्रोह, विरोध, तमाम तरह के ऐसे भी प्रतिमान हैं। इन बातों का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, तो इन आधारों पर आप इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे आलोचना, यानी राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की जा सकती है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना की जा सकती है। जैसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, राजनीतिक विकास उपागम यद्यपि, यद्यप मीन्स हालांकि, अंग्रेजी में इसी को ऑल्दो या दो लिखते हैं। राजनीतिक विकास उपागम यद्यपि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। फिर से सुन लीजिए, राजनीतिक विकास उपागम यद्यपि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है, लेकिन यह राजनीतिक विकास को पश्चिमी दृष्टिकोण से ही परिभाषित करता है। लेकिन यह राजनीतिक विकास को पश्चिमी दृष्टिकोण से ही परिभाषित करता है, वेस्टर्न कंट्रीज को आधार बनाकर। भाई बोला है ना कि वेस्ट में लोकतंत्र बड़ा सफल है, भारत या भारत जैसे दूसरे विकासशील देशों में सफल नहीं है, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 2, राजनीतिक विकास उपागम में, राजनीतिक विकास उपागम में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण तत्वों, राजनीतिक विकास उपागम में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण तत्वों जैसे हिंसा, क्रांति, आंदोलन, विद्रोह इत्यादि की उपेक्षा की गई है, इत्यादि की उपेक्षा की गई है। सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय का विचार दिया है। क्षय,
पॉलिटिकल डिप्रेसिएशन। सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय का सिद्धांत दिया है तथा वे कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सदैव विकसित ही नहीं होती, तथा वे कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सदैव विकसित ही नहीं होती, बल्कि उसका क्षय या पतन भी हो सकता है, बल्कि उसका क्षय या पतन भी हो सकता है। That's it. This is all about political development approach to study the comparative politics. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु राजनीतिक विकास उपागम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला है राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। वी विल डिस्कस इट टुमारो। आज के लिए आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं क्योंकि रनिंग नोज के साथ पढ़ाना बड़ा टफ हो रहा है ना। ओके देन, थैंक यू सो मच।